classic theory on the principles of management was written by Henry Fayol. It seeks to divide management into 14 principles. इसका मतलब है कि हेनरी फेयोल के मुताबिक 14 principles थे मैनेजमेंट के. प्रिंसिपल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क. पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इफ वर्कर्स आर given a specialized task to do, they will become skillful and more efficient in it than if they had a broader range of task. इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइड कर दिया जाए काम को वर्कर्स के दरमियान तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस टास्क में जो उनको असाइन किया गया है, रादर देन कि उनको बहुत ज़्यादा टास्क दिए जाएं. Therefore, a process where everyone has a specialized role will be an efficient one. और जब एक डिवीजन ऑफ वर्क जो कि पहला प्रिंसिपल है, इसकी मदद से हर एक को एक टास्क दिया जाएगा जिसमें वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, तो फिर एफिशिएंसी वगैरह आती है उस काम में. ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. प्रिंसिपल नंबर 2, अथॉरिटी. दिस प्रिंसिपल लुक्स एट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी. इसमें अथॉरिटी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट. It looks at how authority is necessary in order to ensure that managerial commands are carried out. जो भी अहकामात आप मैनेजरियल लेवल पे दे रहे होते हो, ठीक है, उसको इंश्योर करना होता है कि वो पूरे हों, फुलफिल हों, ठीक है. तो अथॉरिटी होगी तभी ये अपने मैनेजरियल कमांड्स होंगे वो कैरी आउट कर सकते हैं. इफ मैनेजर्स डिड नॉट हैव अथॉरिटी देन दे वुड लैक द एबिलिटी टू गेट वर्क कैरिड आउट. अगर मैनेजर्स के पास क्या नहीं होगा, प्रिंसिपल नंबर 2 विच इज अथॉरिटी. अगर मैनेजर्स के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो उनके पास एबिलिटी नहीं होगी कि वो अपना काम पूरा कर सके. मैनेजर्स शुड यूज देयर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली. प्रिंसिपल नंबर 3, डिसिप्लिन. दिस प्रिंसिपल रिलेट्स टू द फैक्ट दैट डिसिप्लिन इज नीडेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट टू रन इफेक्टिवली. डिसिप्लिन प्रिंसिपल नंबर 3 है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, कि आपने स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए डिवाइड कर दिया, ठीक है. दूसरा था अथॉरिटी. तीसरा है डिसिप्लिन, कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली रन कर सके. ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, फिलोसफीज एंड स्ट्रक्चर्स नीड टू बी मेट. ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, फिलोसफीज होती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है. उनको पूरा करने के लिए, उनको मीट करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, विच इज प्रिंसिपल नंबर 3. इन ऑर्डर टू हैव डिसिप्लिन्ड वर्कर्स मैनेजर्स मस्ट बिल्ड अ कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड मोटिवेशन. अगर डिसिप्लिन चाहिए तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट और मोटिवेशन हो, ठीक है. अभी तक आपके पास 3 प्रिंसिपल आ चुके हैं. नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, जिससे वो स्पेशलाइज्ड टास्क जो होंगे उसमें वो स्पेशलाइज्ड लेबर जो होगी वो कर जाएगी, ठीक है, उसमें मोर इफेक्टिवली उसको काम को कर सकेगी रादर देन कि ज़्यादा काम हो. प्रिंसिपल नंबर 2 कि मैनेजर को काम करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अथॉरिटी की. प्रिंसिपल 3 डिसिप्लिन, इफेक्टिवली काम करवाने के लिए फिलॉसफी, आइडियोलॉजीज, रूल्स, पॉलिसीज और स्ट्रक्चर मीट करने के लिए मैनेजर जो होगा उसको क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योर डिसिप्लिन, ठीक है. नंबर 4 यूनिटी ऑफ कमांड. देयर शुड बी अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इन प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. चेन ऑफ कमांड क्लियर होनी चाहिए. एन एम्प्लॉय शुड नो एग्जैक्टली हुज इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो, ठीक है. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि आप एक काम करें, आपके ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर एक बॉस है, ठीक है. क्या आपने अपनी इमीडिएट बॉस की बात सुनी है या उससे ऊपर की भी आप मान सकते हो या नहीं मान सकते? और अगर आपको किसी और ने कोई काम कह दिया तो क्या आपने उसकी कमांड को मानना है या नहीं मानना? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉय को कि आपने किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. तो यूनिटी ऑफ कमांड इज द 4th प्रिंसिपल. प्रिंसिपल नंबर 5 unity of direction. Work should be organized in a way that means employees are working in harmony towards a shared objective or goal using a shared method or procedure. Unity of direction ये होता है कि जितने employees होते हैं किसी एक organization के अंदर, ठीक है, उनको ये clear होता है कि हमारी direction ये है, हमारा course of moving towards direction ये है, ठीक है.
एक शेयर्ड मेथड होता है, उस मेथड उसी एक प्रोसीजर के तहत सारे के सारे मिलके इंडिविजुअली एफर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो कलेक्टिव गोल अचीव किया जा सके। तो डायरेक्शन जो होती है सबकी एक होती है, वो एक हार्मनी में काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज। तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विच इज द फिफ्थ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 6, प्रिंसिपल नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, द इंटरेस्ट of the organization as a whole should take precedence over the interest of any individual employee or the group of employees. This encourages a team spirit and collective mentality of all for one and one for all. ठीक है, कि ये हमने करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो सुप्रीम है, आपने उसको सामने रखना है और किसी एक के इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात है। और वो क्या इंटरेस्ट होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा। तो सबऑर्डिनेशन आपने करवानी है इंडिविजुअल की या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की टू द कलेक्टिव इंटरेस्ट, जो एक लार्जर गोल है, कलेक्टिव गोल है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है, सब कुछ उसके अंडर है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज। दिस इनकरेजेज अ टीम स्पिरिट। इसकी वजह से टीम स्पिरिट जो होती है वो इनकरेज होती है, कलेक्टिव मेंटालिटी डेवलप होती है सबके लिए, कि आपने वो एक जो आपका अपना अपना इंटरेस्ट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो जिसमें आपने लेना है वो कलेक्टिव होगा, और वो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल नंबर 7, रिम्यूनरेशन in order to motivate and be fair to employees. They should be paid a reasonable rate for the work they carry out. जो भी काम वो करेंगे उसके मुताबिक उनको पे किया जाना चाहिए। ठीक है, an organization that underpays will struggle to attract quality workers who are motivated. तो ये प्रिंसिपल नंबर 7 है, रिम्यूनरेशन, यानी कि जितना काम लिया जाए उतना उनको पे किया जाए। Principle number 8, centralization. This principle relates to whether decisions should be made centrally, as in form of the top down, or in a more democratic way, from the bottom up. Different decision making processes are appropriate for different types of decisions. ठीक है, centralization क्या है? Centralization ये चीज़ है कि आप डिसाइड कर लेते हो कि सेंट्रली तौर पे ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उनकी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे कोई कमेटी है, सेंट्रल लेवल के ऊपर कोई एक डिसीजन मेकिंग बोर्ड है, वो एक चीज़ डिसाइड करता है और वो पूरी की पूरी इंप्लीमेंट हो जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, यानी कि वो टॉप टू बॉटम है। ठीक है, यानी कि टॉप बॉसेस, टॉप उसका बोर्ड बैठेगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, या फिर वो डेमोक्रेटिक वे से डिसाइड होगी। ठीक है, यानी कि नीचे के वर्कर लोग या जो भी होंगे वो डिसाइड करेंगे, वो प्लान आउट करेंगे और वो फिर बॉटम अप इम्प्लीमेंट होगी। तो ये जो नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग है ये डिपेंड करती है। तो सेंट्रलाइजेशन जो है ये भी कोर कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे ये इम्प्लीमेंट होता है। प्रिंसिपल नंबर 9, स्केलर चेन. This relates to the principle of a clear chain of communication existing between employees and superiors. ये जो प्रिंसिपल है ना स्केलर चेन, इसमें होता है कि एक क्लियर चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। आप बात करते हैं किससे? अपने सुपीरियर से, एम्प्लॉयज अपने सुपीरियर से। द चेन शुड बी रिस्पेक्टेड अनलेस स्पीडी कम्युनिकेशन इज वाइटल, इन विच केस द चेन मे बी बाईपास्ड इफ ऑल पार्टीज कंसेंट। ठीक है, इसमें ये होता है कि स्केलर चेन पे आपने जाना है। ठीक है, ये एक चेन है कि जिसमें एम्प्लॉय जो है अपने सुपीरियर से बात करता है। ठीक है, उससे जो ऊपर है। ठीक है, उसके बाद वो जो सुपीरियर है वो अपने से ऊपर के बॉस से बात करेगा। ठीक है, और ये चेन इसी तरह से रिस्पेक्टफुली आपने इस चेन को पूरा करना है। अगर तो कोई ऐसा काम है कि जिसमें आपका सुपीरियर अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, और आपको ये काम स्पीडीली करना भी है, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप तब बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी सब पार्टीज की कॉन्सेंट से। ठीक है, ताकि काम जल्दी हो जाए। तो ये एक स्केलर चेन है। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि आपसे ऊपर, ऊपर से फिर ऊपर। ठीक है, ये एक चेन मेंटेन होती है, स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल नंबर 9 है। प्रिंसिपल नंबर 10, ऑर्डर. दिस रिलेट्स टू द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट इन ए स्ट्रक्चर्ड फैशन. ऑर्डर
जो है ना, ये प्रिंसिपल नंबर 10 है, ये बताता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उसको प्रॉपरली, एक तो उसकी यूटिलाइजेशन, ठीक है, एंड देयर इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट इन ए स्ट्रक्चर्ड फैशन, और वो जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ पे बेस्ट फिट हो सकते हैं, और उन रिसोर्सेज से कौन सी जगह, कौन सा सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकता है, ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, और ऑप्टिमम लेवल पे वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन ऑर्डर ऑफ दैट ये प्रिंसिपल जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ऑर्डर जो है ये रिसोर्सेज के हवाले से और उनकी इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट के हवाले से। प्रिंसिपल नंबर 11, इक्विटी। इक्विटी में क्या है कि मैनेजर शुड बिहेव एथिकली टुवर्ड्स दोज दे मैनेज। इक्विटी में यह है कि मैनेजर्स मैनेज कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट को, उनके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं सबको, तो उनको एथिकली सबको उनके साथ बिहेव करना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड will have a written set of policies and procedures which will outline exactly what is expected from staff at all levels. अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी सेट पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं इनको फुलफिल करता है पूरा स्टाफ, ठीक है, और मैनेजर्स जो होते हैं एथिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। It is seen as desirable within an organization to have a low staff turnover rate. This is due to the benefits that come with having experienced staff and the time and expense needed to train new ones. There should be a clear and efficient method of filling any staff vacancies that arise. Stability of tenure of personnel में क्या है कि ये देखा गया है as desirable within an organization to have a low staff turnover rate, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बार बार स्टाफ आएगा छोड़ के जाएगा, ठीक है, ये दिस इज नॉट वेरी डिजायरेबल, ठीक है, तो जो टर्नओवर होता है वो लो होना चाहिए। दिस इज ड्यू टू द बेनिफिट्स दैट कम विद हैविंग एक्सपीरियंस स्टाफ। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपका स्टाफ एक्सपीरियंस होता है तो उसका बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि आपने उस स्टाफ के ऊपर एक टाइम सर्व किया होता है, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर उसका एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल है ना, ये प्रिंसिपल बहुत अहम है इफेक्टिव वर्किंग के लिए। और बाद में आपने ये भी देखना है कि अगर तो स्टाफ छोड़ गया है, ठीक है, तो उसकी जो वैकेंसी उसको फिल आपने कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए भी कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए। Principle number 13, initiative. Employees that have an input as to how to best do their jobs are likely to feel more motivated and respected. Initiative कुछ इस तरह का होता है कि employees that have an input as to how to best do their job are likely to feel more motivated and respected. Many organizations place a great deal of emphasis on listening to the concerns of the staff. कई बार आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, स्टाफ या एम्प्लॉय जो होता है उसकी अपनी इनपुट होती है। जब इनपुट होती है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर उस इनपुट को क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करता है, लेता है और उससे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता है अपने काम को, तो जो स्टाफ या एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोर मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है, और उनको पता होता है कि हमारे कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा रहा है, उनको सुना जा रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल नंबर 14 जो लास्ट है वो है मोरल। कीपिंग अ हाई लेवल ऑफ मोरल एंड टीम स्पिरिट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हैविंग द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल। Happy and motivated employees are far more likely to be productive and less absent. अगर मोरल हाई है, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप इनपुट अपनी दे रही हैं जो एड्रेस हो रहा है, आप काम कर रहे हैं, तो जब ये हैप्पी और मोटिवेटेड फील आएगी ना तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजरियल काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो प्रिंसिपल्स पहले पढ़े हैं वो भी जो होंगे वो आसान हो जाएंगे। तो ये मोरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 14 प्रिंसिपल है। अगर कोई क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं।